और आइए आपको लिए चलते हैं सीधे कीव, जहां से इस वक्त गौरव सावंत और राजेश पवार दोनों हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, खबरें लगातार आ रही हैं, आसपास के कई इलाकों में गांवों पर हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से। कीव के क्या हालात हैं और क्या सूरत कोई बनती दिख रही है? टर्की में जो बातचीत होने वाली है उससे कितनी उम्मीद लगाएं? उम्मीद पर दुनिया कायम है, एक क्लीशे जरूर लगता है लेकिन सच्चाई यही है। तनाव बहुत ज्यादा है। कर्फ्यू यहाँ पर जैसे ही शाम होती है कर्फ्यू लगा दिया जाता है अगली सुबह तक, और रात में किसी के भी मूवमेंट पर बहुत प्रतिबंध रहते हैं। बमबारी सुबह काफी हुई थी, एक के बाद एक कई बम गिरे थे। अब से थोड़ी देर पहले 2-3 बार एयर रेड सायरन भी बजे। तो यहाँ पर तनाव है, और तनाव इस तरह से दिखता है कि अगर आप अपना कैमरा निकालते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो 4-5 जगह से लोग आपके पास आ जाते हैं कि आप क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या आप रूस की मदद कर रहे हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, वो सब जानने का प्रयास करते हैं। तो 32-33 दिन हो गए इस युद्ध को, तो वो टेंशन अब सबके चेहरों पर है और उम्मीद सबको है कि इस बातचीत से कोई समाधान जरूर निकलेगा या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस को इस समय ऐसा लगता है कि रूस कीव के बिल्कुल दहलीज पर आ गया है और कुछ और वार करके वो तख्ता पलट की उम्मीद कर रहा है। हालांकि कीव ये कह चुका है कि वो न्यूट्रलिटी क्लॉज पे साइन करने को तैयार है, कि वो अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन क्या रूस इससे संतुष्ट होगा, या फिर वो चाहेगा कि डॉनबास का पूरा रीजन और क्रीमिया का पूरा रीजन उसके पास आ जाए और वो कीव पर भी सत्ता परिवर्तन यहां करके रूस के निकट की कोई सरकार यहां बना पाए। यहां पर भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का फिर उनका पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है देश का भविष्य या उनका अपना भविष्य, किसका पलड़ा आने वाले दिनों में भारी पड़ता है। अंजना, ये पलड़ा भारी कई दिनों से हम लोग सुन रहे हैं राजेश पवार। क्या ये हम उम्मीद करें कि अगले कुछ दिनों में एक निष्कर्ष तक पहुंचेगी ये पूरी जंग कीव को लेकर? अंजना, मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि डिप्लोमेसी साथ साथ चलती है और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन जो अब हालात हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ निकलेगा, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये युद्ध बहुत लंबा खींचेगा, महीनों शायद साल से ऊपर चला जाए, ऐसा मुझे अब लग रहा है। 2 कारण है उसके। देखिए, ज़ेलेंस्की के हाथ में कुछ ज्यादा नहीं है अभी। उसने बोला है हम कोई भी समझौता करेंगे तो उसको जो है हम लोगों में प्लेबिसाइट कराएंगे, उसको वेरीफाई कराएंगे लोगों से। ये अपने आप में होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक कुछ इलाका रूस के नीचे है, वो बोलेंगे जो रूस के नीचे का इलाका है वहां प्लेबिसाइट नहीं हो सकता, रूस को पहले बाहर निकलना पड़ेगा, जो अपने आप में नामुमकिन है। और लोग ज्यादातर यहाँ पे जो है, खासकर यंग लोग जो हैं, जब जिनसे मैंने बात की है, वो बोलते हैं कि अगर ज़ेलेंस्की ने किसी तरह का सरेंडर किया या समझौता किया तो हम ज़ेलेंस्की के हुक्म भी नहीं मानेंगे। हालात ये हैं ग्राउंड पे। और जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, देखिए, रूस ने बोला है कि आपने हमें बॉयकॉट कर दिया है, आपने हमें ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो जो तेल और गैस आप हमसे खरीद रहे हैं, यूरोप को बोला है, उसकी पेमेंट आप रूबल में कीजिए। लेकिन G7 देशों ने रूबल में पेमेंट करने से भी मना कर दिया है। तो दोनों लेवल्स पे, ग्राउंड लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे, दोनों जगह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीजें मोर कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, आसान होने की बजाय। और मुझे लगता है ये युद्ध बहुत लंबा खींचने वाला है। अंजना।